जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सहायता से, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। हम लोग को रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं आप लोगों की मदद करने के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके सहायता से जो है हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन कैसे करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सहायता से, यात्रियों के नज़रिए, ठीक है, जो ट्रैवलर्स से उनके बारे में इस पूरे चैप्टर की जानकारी हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से लेंगे। इससे आप लोग का जो है दो आप लोग की हेल्प हो जाएगी। वो क्या कि एक तो आप लोग को जो है चैप्टर ये जो है यात्रियों के नज़रिए आपका पूरा कवर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करते हैं जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। बिना किसी देरी के, अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सको, ठीक है। बीच में से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चूंकि चैप्टर का नाम यात्रियों के नज़रिए, तो हम जो है भारत के इतिहास को, जो मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास है उसको समझने का प्रयास करेंगे इन तीन यात्रियों के नज़रिए से। नज़रिए का मतलब क्या होता है दोस्तों? नज़रिए को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सपेक्टिव, आस्पेक्ट। इसका मतलब होता है कि आप जो है किसी चीज़ को किस तरीके से सोचते हो, किस आप लोग उसको क्या समझते हो, उसको क्या बोलते हैं नज़रिए। जैसे हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है, कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है। इसी तरह से ये तीन यात्री, चूंकि हम लोग को पता है भारत के अंदर कई सारे यात्री जो है आए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लोग मौर्य साम्राज्य की बात करोगे तो मेगास्थनीज भारत के अंदर आए थे, ठीक है। फिर अगर आप थोड़ा सा और पुराना जाओगे तो फाहियान आए थे, हेनसान आए थे। तो इसी तरह से जो है मध्यकालीन भारत के अंदर ये तीन यात्री जो थे वो भारत की यात्रा पे आए थे और भारत की यात्रा पे जो है उन्होंने किताबें लिखी हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे, ये आपके हैं इब्न बतूता जी, तो इनकी किताब का नाम है रिहला, ठीक है। ये आपके फ्रांसो बर्नियर जी हैं, इनकी किताब का नाम है अ ट्रैवल टू मुगल एम्पायर। फिर ये जो आपके दिख रहे हैं ये तीसरे, इनका नाम है अल बरूनी, ठीक है। इनकी किताब का नाम क्या है दोस्तों? किताब उल हिंद। तो तीनों ने जो है भारत की यात्रा की और भारत अलग अलग टाइम पीरियड पे यात्रा की और सबने किताब लिखी भारत के कल्चर के बारे में। तो इन्होंने जो है भारत को किस तरह से देखा है, भारत का इनके प्रति क्या नज़रिया रहा है, सामाजिक इनको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं, समाज की राजनीतिक कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है, आर्थिक कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ों की इन्होंने आलोचना की है, तो तमाम चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसलिए चैप्टर का नाम क्या रखा है कि यात्रियों के नज़रिए, यानी कि यात्री जब भारत के अंदर आए तो उन्होंने भारत के अंदर कौन से नज़रिए से यहाँ के समाज को, राजनीति को, आर्थिक व्यवस्था को देखा है, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर उसका किस तरह से वर्णन किया है, वही हम लोग को इस चैप्टर के अंदर समझना है। इससे ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यही सब चीज़ हम लोग को पढ़ना है एक एक करके। तो बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इस चैप्टर के अंदर। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप लोग को जो है पूरा चैप्टर जो है इस क्वेश्चंस की सहायता से समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं भैया कि कोई दो यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने जो मध्यकाल, मध्यकाल का मतलब क्या होता है? 11 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, मैं भारत की यात्रा की थी। तो भैया कौन से दो यात्री थे जो 11 से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में भारत की यात्रा करने आए थे? तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे दोस्तों अल बरूनी, ठीक है। अब अल बरूनी कहाँ से आए थे? तो अल बरूनी जो थे वो कहाँ से आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे। और कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। आप लोग को पता आजकल जो है उज्बेकिस्तान मतलब पता है कहाँ पर है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी एशिया का एक देश है उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा यात्री कौन था? दूसरा यात्री है आपका इब्न बतूता। ये कब आए थे दोस्तों? तो ये 14वीं शताब्दी में आए थे। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे आपके अल बरूनी। कौन आए थे? अल बरूनी। कब आए थे? 11वीं शताब्दी के अंदर आए थे, ठीक है। और कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। और दूसरे यात्री का नाम क्या है? दूसरे यात्री का नाम है इब्न बतूता। ये कब आए थे? 14वीं शताब्दी में आए थे। और ये कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। मोरक्को कौन सा देश है दोस्तों? अफ्रीका का एक देश है, ठीक है। हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा। और जो तीसरे यात्री की हम लोग को इसके अंदर डिस्कशन करना है वो है आपके फ्रांसवा बर्नियर जी। कौन है? फ्रांसवा बर्नियर। ये कब आए थे? आए थे 17वीं शताब्दी में। ये मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उनके शासनकाल के अंदर आए थे। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे आपके फ्रांस से। कहाँ से आए थे? फ्रांस से। तो देखिए, तीन महाद्वीपों से अलग अलग समय में जो है तीन यात्री भारत के अंदर आए, ठीक है। और अलग अलग टाइम पे आए, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में आए।
तो यहाँ पर आए और उन्होंने किताबें लिखी और उन्होंने जो है अपने अपने समय में क्या क्या घटनाएं घटी भारत के अंदर, उन सब के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, हाँ, तो ये हम लोग को इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है, तो 3 यात्री आपको पता चल गया, अल-बरूनी, फ्रांसो बर्नियर और इब्न बतूता। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। पहला सवाल क्या पूछेगा आपसे, क्या बन सकता है कि अल-बरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था। अल-बरूनी भारत क्या करने आया था दोस्तों। ठीक है, तो हर यात्री का मकसद होता है। ठीक है, तो इनका क्या मकसद था, तो देखिए, उन लोगों के लिए सहायक जो उनसे हिंदुओं धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहते थे। ठीक है, कुछ यात्रियों का जो है सपना होता है कि वो जो है दूसरे देशों के अंदर घूम, जैसे आज आप लोग यूट्यूब पे देखते हो कि ट्रैवल ब्लॉगर है, कई सारे देशों के अंदर घूमते रहते हैं। ठीक है, कल्चर जानने के लिए, सोसाइटी जानने के लिए, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए। इसी तरह से अल-बरूनी भी जो थे वो धार्मिक विषयों पर क्या करना चाहते थे, चर्चा करना चाहते थे। दूसरे देशों के अंदर जाकर के वहाँ के जो धार्मिक रिलीजन कल्चर वगैरह प्रैक्टिस वगैरह, वहाँ के जो धर्म गुरु हैं उनसे क्या करना चाहते थे, डिबेट करना चाहते थे। इसलिए जो है अल-बरूनी कहाँ पर आए थे, भारत के अंदर आए थे। सेकंड पॉइंट, ऐसे लोगों के लिए सूचना का संग्रह जो उनके साथ संबंध होना चाहते थे, एक तरह से जो है ये थोड़ी जानकारी भी जुटाना चाहते थे। तो ये जो थे इनके 2 मकसद थे जिनकी वजह से जो है अल-बरूनी जो है उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सिंपल है। अगला सवाल आपसे क्या बन सकता है इस चैप्टर के अंदर कि भैया क्या आपको लगता है कि अल-बरूनी भारतीय समाज के विषय में अपनी जानकारी और समझ के लिए केवल संस्कृत के ग्रंथों पर आश्रित थे। अब देखिए, अल-बरूनी जब भारत के अंदर आए ना, जब उन्होंने आके इतिहास को समझने का प्रयास किया, तो अगर आप उस समय आए थे, कब आए थे दोस्तों, 11वीं शताब्दी में, तो उस समय अगर आपको भारत के इतिहास को समझना है तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, आपको संस्कृत, अधिकतर संस्कृत के ग्रंथ वगैरह लिखे होते थे। ठीक है, तो अब अल-बरूनी बेचारा कहाँ से आया, उज्बेकिस्तान से आया, तो संस्कृत पढ़ने में इसको प्रॉब्लम आती थी, लेकिन फिर भी उसने जो है संस्कृत को सीखा, अपने उन लोगों की संगत में बैठा जो संस्कृत का अच्छी तरह से ज्ञान रखते थे, ताकि वो किताबों को आसानी से पढ़ सके। अब सवाल ये बोल रहे हैं कि भैया जब उसने संस्कृत की किताबों को पढ़ा होगा तो क्या उसको कोई प्रॉब्लम आई होगी जानकारी को समझने में, विषय को समझने में, तो भैया बिल्कुल प्रॉब्लम आई होगी। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, तो देखिए, अल-बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित रहा। ठीक है, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों का अध्ययन किया, पुराण जैसे भगवत गीता का अध्ययन किया, पतंजलि की कृतियों का अध्ययन किया और मनुस्मृति के द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसका अध्ययन किया। ठीक है, हाँ, तो इन तमाम किताबों का अध्ययन करके जो है अल-बरूनी ने भारतीय समाज के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। प्रॉब्लम तो आई होगी क्योंकि संस्कृत ग्रंथ इतना ईजी तो है नहीं पढ़ना, तो इसने सीखा होगा। ठीक है, इसको जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पढ़ते तो हम लोग को बहुत टफ लगता है, इसी तरह से इसको भी लगा होगा, लेकिन इसने प्रैक्टिस किया होगा और इसको आ गया होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम आई थी किसको, अल-बरूनी को। अगला सवाल, अगला क्या हो सकता है भैया, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों का नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को आश्चर्य हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर बात होगी इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, इब्न बतूता, जब इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था तो उसने यहाँ पर कई ऐसी चीजें देखी जिसको देख करके चौंक गया। ठीक है, चौंक इसलिए गया क्योंकि ये तमाम चीजें इसके मोरक्को देश के अंदर नहीं पाई जाती थी। तो उन चीजों के अंदर 2 चीज उसको बड़ी जो है अजीब लगी। कौन कौन सी चीजें जो उसके देश में मिलती ही नहीं थी, क्या क्या, कि भैया नारियल के वृक्ष का फल मानव सिर से मेल खाता है। अब इसने जब नारियल के पेड़ देखे होंगे ना तो बिल्कुल चौंक गया, बोला यार ये नारियल कैसा है, नारियल तो बिल्कुल इंसान के कपार जैसा लग रहा है, सिर जैसा लग रहा है। ठीक है, इसके अंदर हमारे शरीर सर पे भी 2 आंख होती है, एक नाक होती है और मुंह होता है। तो उसने नारियल को जब देखा तो उसको भी जो है इसी तरह से लगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि नारियल के अंदर जो होते हैं 3 छेद होते हैं। उसके बाद में एक तो नारियल देख करके जो है इसको बहुत ही आश्चर्य हुआ, चौंक गया ये। अगला क्या चीज देखा इसने, पान ऐसा, पान के पत्ते को देख करके जो है ये बिल्कुल ही जो है आश्चर्यचकित हो गया। तो क्या बोलता है कि भाई पान ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है, पान का कोई फल नहीं होता, इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। तो ये 2 चीजों को देखकर जो है बिल्कुल आश्चर्य हो गया था। कौन, इब्न बतूता। कौन कौन सी चीजें दोस्तों, एक तो नारियल का फल और दूसरा पान का पत्ता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इब्न बतूता कौन सी 2 चीजों को देख करके जो है आश्चर्यचकित हो गया था। जिस तरह से आप लोग किसी दूसरे देश के अंदर जाओगे तो कोई वहां पर ऐसा फल होगा जो आपके देश में नहीं मिलता होगा, तो आप लोग उसको देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगे, है ना। अगला पॉइंट समझने का, अगला क्या सवाल बन सकता है। अब बात करेंगे फ्रांसो बर्नियर के बारे में। अभी हम लोगों ने अल-बरूनी के बारे में डिस्कस कर लिया, इब्न बतूता के बारे में डिस्कस कर लिया, अब बात करेंगे हम लोग फ्रांसो बर्नियर के बारे में। तो फ्रांसो बर्नियर कहाँ से आया था दोस्तों, फ्रांस से आया था। कब से आया था, 17वीं शताब्दी के अंदर आया था। ठीक है, हाँ। उसके बाद में फ्रांसो बर्नियर से क्या सवाल पूछा जा सकता है कि भाई बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में कौन सी अधिक जटिल सच्चाई को इशारा किया। आप देखिए, फ्रांसो बर्नियर आया था 17वीं शताब्दी में। कब आया था दोस्तों, 17वीं शताब्दी में। और 17वीं शताब्दी तक में भारत के अंदर किसका राज था, मुगलों का राज था। किसका राज था, मुगलों का राज था। ठीक है, जिसके अंदर आपके बाबर हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। ठीक है, तो ये जब मुगलों के शासनकाल में आया था तो
इसने यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिसको देख करके बिल्कुल चौंक गया। इसके लिए चौंकने का कारण दूसरा था। जिस तरह से बिन बतूता के लिए चौंकने का कारण पान के पत्ते और नारियल था, इसी तरह से जो है फ्रांसवा बर्नियर कुछ नीतियों को देख करके चौंक गया, कुछ पॉलिसीज को देखकर चौंक गया इंडिया के अंदर कि भैया जो नियम वगैरह हैं बहुत खराब हैं। तो कौन कौन से नियम हैं, तो देखिए वो कहता है कि शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का कोई प्रोत्साहन नहीं था। उसने बोला यार कि मैं भारत के अंदर आया हूँ, यहाँ पर शिल्पकार जो होता है, ठीक है, यहाँ पर शिल्पकार किसी चीज़ को बनाता है तो वो अपने उसको पैसा नहीं दिया जाता ताकि वो बेहतर से बेहतर काम कर सके, ठीक है, उसको कोई प्रोत्साहन वगैरह नहीं मिलता है। और मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लिया जाता है, और जो भी वो प्रॉफिट कमाता है वो सारा कौन रख लेता है, स्टेट रख लेता है, राज्य रख लेता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीज़ उसको देख करके बड़ी बुरी लगी, जबकि ये जहाँ से आया था फ्रांस के अंदर, वहाँ पर कलाकारों को, शिल्पकारों को जो है उनकी कला के हिसाब से जो है मुनाफा दिया जाता था, जिससे कि कलाकार जो है बहुत खुश रहता था, ठीक है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वगैरह बनाता था। उसके बाद में पहली चीज़ तो ये देख करके उसको बहुत झटका लगा। दूसरी चीज़ क्या देखा उसने, साथ ही वो यह भी मानता है कि पूरे विश्व से बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती हैं, क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था। क्या बोलता है कि भैया दुनिया के अंदर जितने भी महंगे महंगे हीरे जवाहरात वगैरह हैं वो सब कहाँ पर आते हैं, भारत के अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को सोने और चांदी, क्या यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद है, यहाँ से सोना चांदी खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें देख करके जो है बहुत ही अचंभित हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब एक एक करके हम लोगों ने बात कर लिया, थोड़ी थोड़ी विशेषता समझ ली तीनों यात्रियों के बारे में। अब जो है आपसे बड़े नंबर के प्रश्न के बारे में डिस्कशन किया जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, अल बरूनी ने किन अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ से बाधक थे। अब जब अल बरूनी भारत के अंदर आया था उज्बेकिस्तान से, तो उसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ समस्या थी, कौन कौन सी चीज़ उसके लिए चुनौती थी, हैं। तो चुनौती समझने का प्रयास करते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ जो है अल बरूनी को प्रॉब्लम दे रही थी इंडिया के अंदर, जब वो इंडिया के अंदर घूम रहा था। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए अल बरूनी ने भारत को समझने में निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया। कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया, तो पहली बात तो थी भाषा की समस्या। भाषा की समस्या तो सबके साथ होती है, ठीक है। आप यूट्यूब पे ब्लॉग देखते हो, ठीक है, कई सारे ब्लॉगर्स वगैरह जब दूसरे देश के अंदर जाते हैं, चाइना जाते हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज जो है बहुत बड़ी बैरियर होती है, ठीक है। फिर भी वो लोग जो है थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीख लेते हैं ताकि वो जो है अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन उस समय में ना तो सोशल मीडिया था, ना गूगल था, कुछ भी नहीं था, तो लोगों को जो है बहुत प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो अल बरूनी के सामने भी प्रॉब्लम आई थी। किसकी प्रॉब्लम आई थी, भाषा की समस्या आई थी। उसके अनुसार क्या था, संस्कृत अरबी फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था। अल बरूनी कहता था कि भाई अरबी और फारसी तो बहुत ईजी भाषा है, लेकिन संस्कृत बहुत टफ भाषा है, ठीक है। संस्कृत के अंदर जो है आप अपने विचारों को आसानी से नहीं रख सकते हो। तो उसके लिए पहला समस्या क्या था, भारत के इतिहास को समझने का, भाषा। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। अगला कि भाई धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। अल बरूनी मुसलमान था और उसके धार्मिक विश्वास और प्रथाएं भारत से भिन्न थी। अब देखिए अल बरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान जो है आपका मुस्लिम एक देश है, ठीक है। तो अल बरूनी स्वयं भी क्या था, एक मुसलमान था, और वो इंडिया के अंदर आया था, और उस समय इंडिया के अंदर सब सनातनी थे, आज भी सब सनातनी हैं। उस समय सब हिंदू धर्म मतलब फॉलो करते थे। तो अल बरूनी एक मुसलमान था और वो ऐसे देश में आया था जहाँ पर सब हिंदू धर्म वाले लोग हैं। तो उसके लिए जो है दोनों संस्कृतियाँ क्या थी, बहुत अलग अलग थी, ठीक है। दोनों धार्मिक विश्वास अलग अलग थे। तो ये जो थी अल बरूनी के लिए थोड़ी सी समस्या वाली बात थी। उसके बाद में स्थानीय लोगों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति। अल बरूनी के अनुसार उसका तीसरा अवरोध भारतीयों की आत्मलीनता तथा पृथक्करण की नीति थी। अब अल बरूनी ने बोला कि भारत के अंदर जो है थोड़ा सा अस्पृश्यता भी है, भेदभाव भी है। अब हिंदू धर्म के अंदर भी कई सारी जातियां वगैरह बटी पड़ी हैं, ठीक है। एक जाति दूसरी जाति को पसंद नहीं करती है, शूद्र बोलती है। तो ये चीज़ें जो थी अल बरूनी के लिए क्या थी, बहुत अलग थी, क्योंकि अल बरूनी मुसलमान था और इस्लाम धर्म के अंदर जो है दोस्तों कोई भेदभाव की बात नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन जब वो इंडिया के अंदर आया तो उसने देखा कि यहाँ पर जो है जातियों के अंदर जाति के आधार पर भी क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें जो थी अल बरूनी को बहुत ही अचंभित, बहुत बाधक लगी भारत के इतिहास को समझने में। कौन कौन सी, पहले तो आपकी कौन सी चीज़ थी, फर्स्ट थी आपकी दोस्तों, फर्स्ट चीज़ उसको क्या प्रॉब्लम दी, उसकी संस्कृत भाषा। दूसरा उसको क्या प्रॉब्लम दिया कि मुसलमान था और धार्मिक विश्वास क्या थे, अलग अलग थे, प्रथाएं अलग अलग थी। और तीसरी चीज़ क्या थी कि वे पृथक्करण की नीति, यहाँ पर भेदभाव वगैरह जाता था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो थी अल बरूनी को परेशान करती हैं। इसी तरह से अब बर्नियर के बारे में बात करेंगे, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। उसने क्या महसूस किया यहाँ पर इंडिया के अंदर जब आया घूमने के लिए। तो देखिए बर्नियर के अनुसार राज्य के भू स्वामित्व की क्या बुरे। अब देखिए बर्नियर जब भारत के अंदर आया तो उसने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ का जो जमींदार है या फिर यहाँ का जो जमीन का मालिक है, उसकी स्थितियाँ जो है बहुत कैसी हैं, उसके बारे में उसने जो फ्रांसवा बर्नियर ने बात की, ठीक है, यहाँ के जमींदार के बारे में। तो देखिए कि भाई
भूधारक यानी कि भूमि का मालिक जो है अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और उसमें बढ़ोतरी के लिए दूरगामी विनिवेश के प्रति उदासीन थे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो जमींदार वगैरह होते थे वो अपने बच्चों के अंदर जमीनें नहीं बांटा करते थे, भूमि नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनको जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में वो लोग सोचा करते थे। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या उसने दूसरी चीज देखी, इस प्रकार इसने निजी भू स्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग में उदय को रोका। अब देखिए, अब जमींदार क्या थे कि जमीनों को अपने बेटों के अंदर देते नहीं थे, एक ही जमीन जो थी एक ही जमींदार के उसमें हिस्से में रह जाती थी, जिससे कि उसका बंटवारा नहीं हो सकता था। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर आए नहीं पाया, जो निजीकरण होता है ना निजी आ ही नहीं पाया। ठीक है, दूसरी चीज तो ये उसने देखी, किसने, आपकी फ्रांसोis बर्नियर ने। तीसरा देखा, क्या बोला कि भैया कृषि का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। उसने बोला कि किसानों को जो है, किसानों को सहूलियत नहीं मिलती यहाँ भारत के अंदर, किसानों को सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए क्या बोला कि भाई कृषि का जो हो रहा है यहाँ पर विनाश हो रहा है। उसके बाद में किसानों का क्या हो रहा था, असीम उत्पीड़न हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था दोस्तों, उत्पीड़न हो रहा था। ये देखिए, किसानों का क्या हो रहा है दोस्तों, बहुत असीम उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा किसने बोला, अल-बरूनी ने बोला। ठीक है, हाँ। उसके बाद में क्या बोला भी, समाज के सभी वर्गों के जीवन स्तर में क्या है, अनवरत पतन की स्थिति उत्पन्न हुई। बोला कि समाज का जो वर्ग है ना, सबके अंदर बहुत भिन्नताएं हैं। जिसके पास बहुत पैसा हो तो खूब अच्छी जिंदगी जी रहा है, लाइफ जिंदगी जी रहा है, रॉयल लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहा है, लेकिन जो समाज का गरीब वर्ग है उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है अल-बरूनी ने जो है भारत के अंदर देखी। ठीक है, और उसने जो है इसका वर्णन किया। तो आप लोग अब चैप्टर को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे कि भैया 3 यात्री थे भारत के अंदर, अलग अलग टाइम पे आए और उन्होंने उस समय भारत को कौन कौन सी चीज़ों को देखा, उन्होंने अपनी किताब के अंदर वर्णन किया है। अब हम बात करेंगे सती प्रथा के बारे में। तो भैया सती प्रथा जो थी के विषय में, भारत में जब फ्रांसोis बर्नियर आया था तो उसने देखा कि भारत के अंदर जो है अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसकी लाश पे जो है महिला को रख दिया जाता है और उसको सती कर दिया जाता है। तो ये चीज़ जो थी इसके लिए बहुत अनोखी थी, क्योंकि फ्रांसोis बर्नियर यूरोप से आया था, और यूरोप के अंदर क्या है दोस्तों, महिलाओं को बराबर अधिकार दिया गया है। यूरोप क्या है दोस्तों, आधुनिक आपका है। ठीक है, हर चीज़ के लिए। तो फ्रांसोis बर्नियर के लिए ये चीज़ जो थी बहुत नई थी, क्या, सती प्रथा। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसने क्या बोला सती प्रथा को देखते ही कि भैया ये एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। ठीक है, ये देखिए किस प्रकार से जो है ये चारों तरफ से लोग खड़े हैं कि अगर ये औरत भागे तो इसको जिंदा मार दिया जाए। उसके बाद में दोस्तों क्या बोलता है, विधवा को सती होने के लिए क्या किया जाता, मजबूर किया जाता था। बाल विधवाओं के प्रति भी लोगों के मन में क्या थी, सहानुभूति बिल्कुल नहीं थी। सती होने वाली स्त्री की चीखें भी किसी को दिल नहीं पिघला पाती थी। ठीक है, अगर कोई सती जल रही है इसके अंदर तो वो रोए गिड़गिड़ाए, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा किसने बोला, फ्रांसोis बर्नियर ने बोला। इसके बाद में इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा घर की बड़ी महिलाएं हिस्सा लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो इसने सती प्रथा के बारे में भी जिक्र किया है। किसने जिक्र किया है, फ्रांसोis बर्नियर ने अपनी किताब के अंदर। ठीक है, हाँ। इसके बारे में अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में दोस्तों, बात करेंगे किताब उल हिंद किसने लिखी, इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाली। तो मैंने आप लोग को बताया था किताब उल हिंद किसने लिखी थी, हमारे अल-बरूनी साहब जी ने लिखी थी, और ये कहाँ से आए थे, उज्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, तो आप लोग को किताबें भी याद रखनी है, एक एक नंबर में जो है पुस्तक का भी जो मैचिंग आ सकता है आप लोगों में। तो किताब उल हिंद के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भैया किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, अल-बरूनी ने। ठीक है, उसके बाद में इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी भैया। तो पहली विशेषता थी कि किताब उल हिंद को कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो अरबी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद में इसकी भाषा कैसी है, बहुत सरल है और स्पष्ट है। ठीक है, उसके बाद में यह विस्तृत ग्रंथ है, बहुत विस्तार से लिखा गया है। और क्या किस किस मुद्दे पे लिखा गया, सामाजिक मुद्दे पे लिखा गया, धार्मिक जीवन पे लिखा गया है, दर्शन पे लिखा गया है, खगोल विज्ञान पे लिखा गया है, कानून के ऊपर लिखा गया है, आदि विषयों पे जो है अल-बरूनी जी ने जो है लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो किताब उल हिंद के बारे में पता चल चुका होगा। और क्या विशेषता है इसकी, और इसकी विशेषता समझते हैं किताब उल हिंद की। इसे विषयों के आधार पर कितने अध्याय में बांटा गया है, कितने चैप्टर्स के अंदर, 80 चैप्टर्स के अंदर। प्रत्येक अध्याय का आरंभ एक प्रश्न से होता है और अंत में संस्कृतवादी परंपराओं के आधार पर उसका क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, हाँ। जिस तरह से आप लोग देखते हो कि आजकल के मतलब किसी किताब को आप देख रहे हो कि उसके अंदर पहले एक प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर उस प्रश्न का सोल्यूशन की सहायता से जो है पूरा, जैसे मैं ही कर रहा हूँ। मैं आप लोग को ये चैप्टर कैसे समझा रहा हूँ, मैं आप लोग को चैप्टर जो प्रश्नों की सहायता से समझा रहा हूँ। पहले मैंने प्रश्न बनाए यहाँ पर, फिर इस प्रश्नों के उत्तर देते देते मैं पूरा चैप्टर का आप लोग को निचोड़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। तो इसी तरह से जो है किताब उल हिंद को जो है अल-बरूनी जी ने लिखा था। ठीक है, हाँ, ये मैंने जो है कॉन्सेप्ट उन्हीं से चुराया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, अब बात करेंगे इब्न बतूता के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, इब्न बतूता। जब इब्न बतूता जी आए थे 14वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भारत के अंदर क्या देखा, उनके लिए कौन सी चीज़ें नहीं थी यहाँ पर। तो भैया देखिए, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता जी ने जो है भारत के अंदर दास प्रथा देखी, स्लेव सिस्टम देखा, स्लेवरी देखा, तो उसका उन्होंने जिक्र किया है। याद रखिएगा, ये सवाल जो है 10 नंबर में पूछा जा सकता है, 10 नंबर में नहीं तो बड़े किसी भी। ये देखिए
किस तरह से जो भारत के अंदर स्लेव्स वगैरह जो थे, दासों को रखा जाता था, जंजीर बांध रखी है, ठीक है, ताकि वो लोग भाग ना सकें। एक पहरादार हमेशा साथ में रहता है। तो ये इस चीज़ का जो है इब्न बतूता जी ने जो है वर्णन किया है। देखिए क्या बोलते हैं इब्न बतूता जी कि बाजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचे जाते थे। जिस तरह से सामानों को खरीदा बेचा जाता है, उसी तरह से दासों को खरीदा बेचा जाता था। वे नियमित रूप से भेंट स्वरूप दिए जाते थे। जैसे आज आप लोग किसी के जन्मदिन पे गिफ्ट देते हो ना, इसी तरह से उस समय उपहार के रूप में दासों को दिया जाता था। जहां इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे। स्वयं इब्न बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने गया था, कहाँ, सिंध में, तो वो स्वयं उसने घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे और कुछ दास खरीदे, ठीक है, सुल्तान को देने के लिए। अगला, जब वो सुल्तान के पास पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश दिए, बादाम के साथ दास, घोड़ा क्या दिए, भेंट स्वरूप दिए, गिफ्ट दिए उसने। तो आप लोग समझिए कि उस समय दासों को जो सामान समझा जाता था, ठीक है, खरीद करके आप किसी को दे सकते थे। इब्न बतूता कहता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक, जो धर्म का ज्ञान देते थे, के प्रवचन से प्रसन्न होकर उसे कितने 1 लाख टका मुद्रा दिया और कितने दास दिए, 200 दास दिए। तो देखिए आप लोग, 200 दास उसको दे दिए, उस धर्म उपदेशक देने वाले को, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इब्न बतूता के विवरण से प्रतीत होता है कि दासों में काफी विभेद होता था, ठीक है, दासों में काफी भेदभाव वगैरह होता था। और समझने का प्रयास करते हैं। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में क्या होती थी, निपुण होती थी, ठीक है, दासियां भी हुआ करती थी। उसके बाद में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट, सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को क्या करता था, नियुक्ति करता था, ठीक है। एक तरह से अमीर जो थे सुल्तान के मिनिस्टर हुआ करते थे। जिस तरह से आज हर सरकार के पास अपने मंत्री होते ना, तो उसी तरह से जो है सुल्तान के पास उसके अमीर होते थे जो उसको सलाह देते थे। उसके बाद में दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, घर का घरेलू काम कराया जाता था। इब्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने में विशेष रूप में अपरिहार्य पाया। इब्न बतूता बोलता था कि इनका ज़्यादातर प्रयोग जो है सामानों को ढोने वोने के लिए, पालकी ढोने के लिए किया जाता था, ठीक है। और क्या बोलता है दासों के बारे में, दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी, बहुत कम होती थी, ठीक है। तो जो घर वर का काम करती थी उनकी जो है वैल्यू बहुत कम मानी जाती थी। तो ये किसने जिक्र किया है, ये आपका जो है इब्न बतूता ने जिक्र किया है। किसके बारे में, दास के बारे में, कि किस तरह से जो भारत के अंदर दास परंपरा हुआ करती थी। तो एक एक करके हम लोगों ने सबके बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों से ये पैसेज पे सवाल आएगा पक्का, यहाँ से जो है आप लोगों से गद्यांश पूछा जाएगा और बोला जाएगा कि आपको जो है इसको पढ़ पढ़ के क्या देना है, उत्तर देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो है आप लोग को उत्तर देना, आप लोग ये पैसेज एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पैसेज देख लीजिए, और आपसे जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए, 2 प्रकार के डाक प्रणालियों के नाम बताने, ठीक है। पैदल डाक व्यवस्था किस प्रकार काम करती थी, इब्न बतूता ऐसा क्यों सोचता था कि भारत की डाक व्यवस्था कुशल है। इब्न बतूता ने भारत के अंदर एक अलग प्रकार की डाक व्यवस्था को देखा, ठीक है, जिसका वो जिक्र करता है। तो आइए इसको भी एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोलता है दोस्तों, कि भैया पैदल 2 प्रकार की डाक प्रणाली थी। एक तो भैया अश्व डाक प्रणाली, यानी कि घोड़े के माध्यम से जो है संदेश लेके आया और ले जाया जाता था। दूसरा था पैदल डाक प्रणाली। एक जो डाकिया था वो पैदल जो है संदेश को लेकर आता था और लेकर जाता था। तो इसको समझने का प्रयास, पहले बात करेंगे किसके बारे में, पैदल डाक प्रणाली के बारे में। तो इसको समझिए। प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहते थे, जो 1 मील का तिहाई भाग होता था। अब हर 3 मील पर घनी आबादी वाला एक गांव होता था, ठीक है, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे, जिसमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। जब संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता तो हाथ में पत्र तथा दूसरे से घंटियां सहित छड़ लिए हुए क्षमता अनुसार तेज भागता। जब मंडप में बैठ लोग घंटी की आवाज़ सुनते तो वे तैयार हो जाते। जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता, उनमें से एक उससे पत्र लेता और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता जब तक वो अगले दाव तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि जगह जगह पर इन लोगों ने क्या बना रखी थी, अपनी एक तरह से चौकियां बना रखी थी, ठीक है। चौकियां, इसको इस तरह से समझिए। मान लीजिए कि ये जो है ये एक चौकी बना रखी है। अब जो है इससे 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे दोबारा एक चौकी बना रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है डाकिये वगैरह बैठे हुए हैं, इसके अंदर 1-2 घोड़े हैं और बाकी सब डाकिये हैं। इसी तरह से आगे भी बना रखा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई संदेश आता है, इसके पास जो है कोई संदेश आता है, ठीक है, कोई संदेश आता है इसके पास। तो यहाँ पर जो वो होगा ना पैदल यात्री, वो जो है इसके पास जाएगा। यहाँ पर भी 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद इस वाले चौकी के पास जाएगा, ठीक है, चेक पॉइंट पे जाएगा। यहाँ से जो है फिर इसके अंदर जो लोग बैठे होंगे
वो लोग पत्र लेकर के जो है फिर दोबारा 3 किलोमीटर की यात्रा तय करके जाएंगे। तो इस तरह से जो है इन्होंने क्या बना रखा था, डाक व्यवस्था बना रखी थी। एक तो पैदल डाक व्यवस्था जिसके अंदर लोग पैदल ही 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर संदेश लेकर जाते थे, और एक जो दूसरी थी उसको बोलते थे अश्व डाक प्रणाली। तो इसी तरह से जो है अलग अलग जगह पर क्या बनाए जाते थे, चेक पॉइंट बनाए जाते थे, और उसके अंदर पत्रों को कौन लेके जाया जाता था, एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार, ठीक है, वो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता था, ठीक है। तो ये व्यवस्था थी भारत के अंदर। तो इसका जिक्र किसने किया है, इसका जिक्र किया आपका इब्न बतूता जी ने, ठीक है। हाँ, तो ये जो है आप लोगों से पूछा जाएगा ये, ठीक है, ये आप लोगों से ये पैसेज पूछा जाएगा, तो आप लोगों को पढ़ के उत्तर देना है, ये कोई टफ नहीं है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बाकी एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं भाई कौन कौन सी चीज़ पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो पहले हम लोगों ने बात किया अल-बरूनी के बारे में, ठीक है, फिर इब्न बतूता के बारे में, फिर फ्रांसो बर्नियर के बारे में। तो अल-बरूनी कब आया था दोस्तों, 11वीं शताब्दी के अंदर आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। पुस्तक का नाम क्या था, किताब उल हिंद। इसी तरह से दोस्तों इब्न बतूता कहाँ से आया था, 14वीं शताब्दी में आया था। कहाँ से, मोरक्को देश से आया था। किताब का नाम क्या था, रिहला, ठीक है। इसी तरह से अब तीसरा जो यात्री था जिसका नाम था दोस्तों, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्रांसो बर्नियर। कौन से समय में आए थे, 17वीं शताब्दी के अंदर आए थे। कौन सा देश से आए थे, फ्रांस से आए थे। पुस्तक का नाम क्या था भाई, पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम था आपका ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, क्योंकि मुगल साम्राज्य के टाइम पे आए थे, इसलिए उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम ही रखा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य में यात्रा, ठीक है। और क्या जानकारी है, और यहाँ पर ये पूछ सकता है आपसे कि भैया अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी, तो अरबी में लिखी थी, ठीक है। कौन से राजा के टाइम पे आए थे, तो भाई सुल्तान महमूद गजनी के टाइम पे आए थे। किस किस चीज़ के बारे में इन्होंने जिक्र किया, भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में, धार्मिक के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में, मापतंत्र के बारे में, साइंस के बारे में, थोड़ा सा न्याय के बारे में भी बात किया है, ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपके इब्न बतूता की पुस्तक रिहला जो थी कौन सी भाषा के अंदर, अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन से राजा के टाइम पे आया था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में लिखा भाई, नारियल और पान जो था इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। भारतीय शहरों के बारे में लिखा, कृषि के बारे में लिखा, व्यापार के बारे में लिखा, वाणिज्य के बारे में लिखा, संचार, डाक प्रणाली और दास प्रथा, ठीक है। इसी तरह से आपके जो थे फ्रांसो बर्नियर, कौन सी भाषा के अंदर उन्होंने लिखा, किस पुस्तक अपना ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, कौन सी भाषा के अंदर, तो इन्होंने लिखा था अंग्रेजी भाषा के अंदर, ठीक है। और कौन से राजा के टाइम पे आए थे भैया, औरंगजेब जो राजा था मुगल साम्राज्य का, उसके टाइम पे आए थे। कौन कौन सी चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है भैया, तो इन्होंने लिखा है सती प्रथा के बारे में, जमींदारों के बारे में, विभिन्न प्रकार के नगर के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, ठीक है। उसके बाद में सती प्रथा के बारे में। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की सहायता से जो है हम लोगों ने पूरे चैप्टर का रिवीजन एक तरह से कर लिया। तो ये चैप्टर था दोस्तों आप लोग का। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है आप लोग जो है वीडियो को देखते रहिए। इसी तरह से जो है बाकी सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट्स की क्विक रिवीजन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ मैं हाजिर हूँ। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। इसी के साथ आप लोग